सिलसिला दोबारा वहीं से जुड़ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी वक्त गजाला चाय की ट्रे ले आई। वीरा उसके साथ थी। ये खाने का वक्त है। अव्वल खान वाल कलाक की तरफ देख कर बोला, मगर चाय भी चलेगी, जरा इसके साथ बिस्किट वगैरह की माकूल तादाद होनी चाहिए। और वो है। गजाला ने ट्रे मेज पर रखते हुए कहा। नमकीन और करीम वाले बिस्किटों से भरी हुई 2 प्लेटें ट्रे में पहले से मौजूद थीं। अव्वल खान ने गजाला की तारीफ करते हुए एक साथ 2 नमकीन बिस्किट उठा लिए। STF की ताकत काबिल रश्क है, बल्कि हरीफों के लिए होलनाक है, मगर हमारी नफरी वाकई कम है। चंद सानियों की तवक्कुफ के बाद अव्वल खान ने अपनी बात जारी रखते हुए एतराफ किया। कराची से निकासी के सारे रास्तों की नाकाबंदी करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने इस बारे में मेजर गौस से मदद ली है। फौज बराह रास्त और निचली सतह पर शहरी मामलात में दखल अंदाज होने के मजाज नहीं है, लेकिन शहर में इन दिनों इंतजामिया की मदद के लिए रेंजर्स मौजूद हैं। मेजर गौस ने नाकाबंदी की जिम्मेदारी इन ही पर डाली है। वो लोग सिर्फ रास अलमेंडा पर निगाह रखेंगे। रास अलमेंडा खुली गाड़ी में एयरपोर्ट का सफर करके देख चुका है कि डैनी उसके सर पर पहुंच गया था। वीरा ने पूरी बात समझते हुए कहा, अगर वो छुप छुपा कर निकल ही गया तो तुम्हारी तैयारियों का क्या बनेगा? वो तीसरे दर्जे का कोई लफंगा नहीं, डेविस्ट स्टार्स बल्कि अबशी का भी सरबराह है। इसे ये तवक्का नहीं की जा सकती कि वो किसी लंगूर की तरह कार की डिक्की में दुबक कर सफर करेगा। मैंने कहा, वो अपनी वज़ाकता तब्दील कर सकता है। इसे पहचानना रेंजर के जवानों का काम होगा। जवानी नहीं, इन नाकों पर जिम्मेदार अफसर भी मामूर हैं। अव्वल खान ने मेरी तस्दीक की। रास अलमेंडा शोबदेबाजी का शौकीन है। वीरा तुफीमी अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। उसे सखी मुराद के मुकान पर हमला करने से पहले अपने मुमकिन हरीफों को धोखा देने के लिए अपने एक हम कामत शख्स को मैदान में उतारा था। हो सकता है कि इस बार वो अपना सर और भवें मुंडवा कर तारीक एन के साथ शहर से भागे। इसकी खुशकिस्मती है कि अब लाहौर और इस्लामाबाद के हवाई अड्डे भी बैनुल-अक़वामी हैं। वो वहां से अमेरिका भाग सकता है। कराची एयरपोर्ट के VIP लाउंज में डैनी का भूत देख लेने के बाद वो दोबारा उधर का रुख करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। क्या सराहियों का मैदान वसी है? अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर की। हम अपने तरकश का हर तीर चला चुके हैं। हमें अब सब्र सुकून से नतीजे का इंतजार करना चाहिए। रास अलमेंडा ने अक्लमंदी से काम लिया तो हमारे हर वार को नाकाम बनाकर साफ निकल जाएगा। हमें दुआ करनी चाहिए कि इससे गलती हो। अमलिया अंदाजे की कोई मामूली सी गलती भी इसे हमारे फैलाए हुए जाल में ला गिराएगी। अंदाजा हो रहा है कि वो हर तरफ से घेरा जा चुका है। गजाला ने वीरा से मुखातब होकर कहा, वो यहीं मार लिया गया तो तुम अमेरिका जाकर क्या करोगे? इस बारे में तुमने कुछ सोचा है? रास अलमेंडा मेरा मंगेतर नहीं है जो मुझे उसकी फिक्र हो। वीरा तंजिया लहजा बोली, वो यहाँ पकड़ा या मारा जाता है तो बहुत अच्छा है, बच निकलता है तो अमेरिका में मेरी खिदमात हाजिर होंगी। मैं तो माहौल की तब्दीली के लिए अमेरिका जा रही हूँ। मेरी मानो तो चंद रोज के लिए अपना इरादा मुलतवी कर दो। अव्वल खान अपनी बात अधूरी छोड़कर अपने उस मतरूक ऑपरेटर्स को घूरने लगा जिस पर काल आने का इशारा मौसूल हो रहा था। वीरा ने लपक कर उस ऑपरेटर्स का स्विच ऑन कर दिया। वह बहुत सनसनीखेज सूरत हाल थी। रास अलमेंडा को इस ऑपरेटर्स की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी तक रसाई हासिल होने की वजह से STF वाले इसका इस्तेमाल तर्क कर चुके थे। ऐसी सूरत में वो कॉल रास अलमेंडा की तरफ से हो सकती थी। स्विच ऑन होते ही ऑपरेटर्स पर धीमा धीमा रेडियाई शोर गूंजने लगा। ये रास अलमेंडा हुआ तो इससे कौन बात करेगा? वीरा ने सनसनाती हुई आवाज में पूछा। बातें करना मेरे बस से बाहर है, ये तुम्हारा और डैनी का काम है, अव्वल खान ने कहा। इसी लम्हे ऑपरेटर्स पर एक मानूस और भारी आवाज गूंजी। इट इज राज फॉर डैनी, द सन ऑफ ए बिच, ओवर। वो गलीज फिक्रा मुकम्मल होती ऑपरेटर्स पर दोबारा हल्का सा रेडियाई शोर बाकी रह गया। वीरा की इस्तफसार तलब निगाहें बेख्तियार मेरी तरफ उठ गईं। इन निगाहों में बला की सर्द महरी उमड़ाई थी। वो गालियों पर उतर आया है, मैं अपनी खोपड़ी पर काबू नहीं रख सकूंगा। मैंने रसानियत से कहा, इस मरदूद से तुम ही बात कर लो, देखो कि वो क्या कहना चाहता है। खामोशी का वक्फा तवील होने से पहले ही रास अलमेंडा की आवाज दोबारा उभरी। इस बार गाड़ी की तब्दीली के सिवा पूरा पैगाम जूं का तू था। रास अलमेंडा के खामोश होते ही वीरा ने ऑपरेटर्स उड़ा लिया। वीरा कालिंग, वो कहने लगी। इसकी आवाज हैरतनाक तौर पर हमवार और पुरस्कून हो गई थी। डैनी मौजूद नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि तुम इसे गाली दे रहे हो। तुम्हारे इस नाचाइस्ता रवैये से जाहिर हो रहा है कि डैनी अपने नफ्सियाती हरबों से तुम्हें मायूसी और जल्लाट में मुब्तला करने में कामयाब हो गया। ओवर। ओह। वीरा की आवाज सुनने के बाद रास अलमेंडा का लहजा ताह्युर ज़दा सा होगा। यह अच्छा हुआ कि डैनी नहीं है और तुम मुझसे बात कर रही हो। क्या हम माजी की तलखियों को फरामोश करके दोस्ताना मूड में कुछ बातें कर सकती? मेरी इस कॉल का मकसद ही यही था कि मैं डैनी के जरिए तुम तक पहुंचना चाह रहा था। ओवर। उल्लू का पट्टा। वीरा दांत पीस कर बुड़बुड़ाई। फिर ऑपरेटर्स का ट्रांसमीटिंग बटन दबाकर हालिमी से बोली, ये शायद मेरी और तुम्हारी पहली बराह रास्त गुफ्तगू है। मैं तुमसे खूब वाकिफ हूं और तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। अगर तुम्हारे हाथ जिमी लाइट के खून से आलूदा नहीं है तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे मेरे बाप के सफाकाना कत्ल पर ताज़ियत करनी चाहिए थी। इसका बगैर किसी दोस्ताना गुफ्तगू का तुम्हारे ज़हन में क्या तसव्वुर है? तुम मुझे शादी की पेशकश करना चाह रहे हो या मुझसे डेट लेना चाह रहे हो? ओवर। तुम वाकई बहुत बोल्ड और अमली लड़की हो। हल्की सी किसियाई हुई हंसी के बाद रास अलमेंडा की आवाज उभरी। मेरी और जिमी लाइट की खुली लड़ाई के बारे में अमेरिका का हर शख्स जानता है।
तुमने उसके खून से मेरे हाथों की आलूदगी की बात की है तो मैं बताता चलूं कि वो किसी और ही के हाथों मारा गया है। वो एक बुज़दिल चूहा था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसकी नहीं किसी अजीम आदमी की औलाद हो। वो तो एक कैचवा भी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता था। उसके साथ वक्त गुजारने वाली हर लड़की की ख्वाहिश होती थी कि वो जिमी लाइट के बच्चे की मां बन सके, लेकिन सैकड़ों में से कोई भी लड़की अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सकी। यही वजह है कि मैंने तुमसे जिमी लाइट के कत्ल पर ताज़ियत नहीं की, पर अफसोस के 2 बोल कहने में मेरा क्या घिस जाता। ओवर। यह तुम्हारी राय है, मेरा यकीन है कि वो मेरा बाप था। ओवर है। वीरा का लहजा सख्त हो गया। फिर मुझे तुम्हारे बाप की मौत पर बहुत अफसोस हुआ। खुदा उसके रूह को जहन्नुम से महफूज रखे। रासलमैंडा की रस्मी ताज़ीती कलमात सुनाई थी। उसने शायद दानिस्ता जन्नत के जिक्र से गुरेज करते हुए जहन्नुम से तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया था। वीरा की आंखों में नमी झिलमिलाने लगी, और क्यों न झिलमिलाती। वो अपने बाप के कातिल की ताज़ियत सुन रही थी। फैलती हुई नमी का एक कतरा वीरा की दाहिनी आंख के अंदरूनी गोशे से मोती बनकर उसके गुलाबी रुखसार पर ढलकाया, और फिर अपने पीछे नमी की एक लकीर छोड़ता हुआ कालीन पर गिरकर जज्ब हो गया। वो एक स्याहकार बाप के लिए उसकी बेटी का नजराना ही अकीदत था। रासलमैंडा कह रहा था, अपनी दानिश में तुम बाप के साहिब से महरूम हो गई हो, मगर तुम मेरी चंद बातें मान लो तो हमेशा मुझे किसी बाप ही की तरह शफीक और मेहरबान पाओगी। सब जानते हैं कि मैं औरतों से इज्जत और एहतराम का सलूक करता हूँ। मैं एक बेनफ्स आदमी हूँ और सिर्फ अपने काज के लिए काम करता हूँ। ओवर। यानी किसी भी वक्त वापस आ सकता है। वीरा ने उसे तंबीह की, लंबी तमहीद की बजाय मुख्तसर बात करो। ओवर। तुम्हें मालूम है कि मैं डेविड स्टार्स हूँ और डेविड स्टार्स मेरी जमात है। डैनी मेरा बदतरीन हरीफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हलीफ बनकर डैनी के खात्मे में मदद दो। मैं अमेरिका में तुम्हारे साथ शफाफ हकूक बहाल करवा दूंगा। डैनी के साथ रहकर तुमने खुद को भी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया। ओवर। मेरे लिए सवाल अभी तक एक मुअम्मा बना हुआ है कि मैं हिट लिस्ट में आने की वजह से डैनी से मिली हूँ या डैनी से मिलने की वजह से हिट लिस्ट पर आई हूँ। दोनों में से जो भी सूरत हाल रही हो, मैंने हालात का मुकाबला करते रहने का फैसला किया है। मैं तुम्हारी इस इत्तफाकी काल पर अपना फैसला नहीं बदल सकती। ओवर। यह तुम्हारे लिए सुनहरी मौका है। रासलमैंडा ने जोर देकर कहा, तुम जानती हो कि रियासती कुव्वत से लड़कर आज तक कोई भी नहीं पनप सका। ऐसे लोग कभी भी अपनी तबई मौत पूरी नहीं कर पाते। ओवर। मुझे धमकियां मत दो। वीरन सख्त लहजे में कहा, मैं इस बारे में सिर्फ दू बदू बात कर सकती हूँ ताकि तुम्हारी आंखों में उभरने वाले मक्कारी के तासरात भी देख सकूं। इस वक्त तुम्हें हर कीमत पर डैनी का सर दरकार है। तुम मुझे बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश मत करो। ओवर। अच्छी तरह सोच लो, ये तुम्हारी गुलू खुलासी का शायद आखिरी मौका है जो तकदीर ने इत्तेफाक से तुम्हें फराहम कर दिया है, वरना बाद में तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। ओवर। यही बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकती हूँ। तुम यहाँ की रियासती कुव्वत से लड़ रहे हो। ओवर। क्या तुम यह एतराफ कर रही हो कि डैनी यहाँ का सरकारी आदमी है? ओवर। डैनी एक अलग जात का नाम है, मगर तुम यहाँ जो कुछ करते फिर रहे हो वो डैनी से ज्यादा इस मुल्क के खिलाफ है। डैनी तो अपनी इंतकाम की रोह में बहकर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वो दरमियान में होता या ना होता, यहाँ वाले तुम्हारी हरकतों को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। ओवर। आज के अखबारात में मेरे खिलाफ जो जहर उगला गया है वो सब तुम लोगों के जहन की पैदावार है। रासलमैंडा की आवाज में अचानक हल्की सी बरहमी होकर आई। तीसरी दुनिया के इन छोटे मोटे मुल्कों में गैर मुल्की साजिशों का नारा लगाना एक फैशन बन चुका है। ये नहीं जानते कि बैनुल-अक़वामी मफादात क्या होते हैं। इस तरफ से आंखें बंद करके कोई भी मंसूबा बंदी की जाए तो इसके खिलाफ भयानक रद्दअमल जरूर होगा। इस पर शोर मचाना बेकार है। ओवर। तुम बैनुल-अक़वामी पुलिस मैन कब से बन गए जो ऐसी हर जसराई कर रहे हो? ओवर। डेविड स्टार्स बैनुल-अक़वामी पुलिस से भी आगे की चीज है। सफारती हैसियत तो मेरी यहाँ मौजूदगी से ही तुम लोगों को समझ लेना चाहिए कि मुझे किस आलमी ताकत की पुष्पनाही हासिल है। ओवर। वो सब समझ लिया गया है, इसीलिए तुम किसी खारिज़दा कुत्ते की तरह डैनी को गालियां दे रहे थे। वीरा को अचानक ही गुस्सा आ गया और वो रासलमैंडा पर बरस पड़ी। तुम कुछ भी नहीं हो, एक भूखे कुत्ते हो जो रोटियों के पीछे दौड़ रहे हो। तुमने शी को मिलने वाली भारी ग्रांट हजम करने के लिए मेरे बाप को खत्म करवाया, और अब यहाँ से हेरोइन की स्मगलिंग करके तुम डेविड स्टार के लिए सोना कमाने की तैयारियां कर रहे हो। मैं तुम्हारी राह का पत्थर हूँ। डैनी तुम्हारे लिए एक रुकावट है। तुम हमारे खून के प्यासे हो, तुमसे कोई समझौता नहीं हो सकता। यह मेरा अटल और आखिरी फैसला है। डैनी ने मुझसे इत्तेफाक न किया तो मेरी राह उससे भी अलग हो जाएगी। ओवर। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुम एक नौजवान और जज्बाती लड़की हो। अभी तुमने इस दुनिया में देखा है क्या? अपनी बसात से बढ़ चढ़ कर दावे करने के नतीजे में तुम बहुत जल्द मार दी जाओगी। ओवर। इस इतला का शुक्रिया। वीरा ने मेरा इशारा देकर तलखी से अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा दोस्त आ गया, चाहो तो आप डैनी से बात कर सकते हो। ओवर। ओह, इसका मतलब है कि वो शुरू ही से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इसकी गुर्राहट उभरी। अब मुझे उसी से असल बात करनी पड़ेगी। ऑपरेटर्स उसे दे दो। ओवर। मुझसे तुम क्या बात करनी चाह रहे हो? मैंने सर्द और सपाट लहजे में पूछा। हमारे दरमियान बहुत बातें हो चुकी हैं, अब हम दोनों में से किसी एक को जाना होगा। मालूम होता है कि अपना अंजाम सामने देखकर तुम कुछ खौफजदा हो गए हो। इस रोज तुम कब्रिस्तान से निकलकर आबादी में ना घुस गए होते तो कुत्ते की मौत मारे गए होते। ओवर। ये तुम्हारी खुशफहमियां हैं। मेरे खिलाफ तुमने अपने सरधर की बाजी लगा रखी, लेकिन हर बार तुम अपना सर पीट कर रह जाते हो। मेरा बाल तक बीका नहीं होता,
तुम्हारी जगह कोई हयादार शख्स होता तो अपनी इन शर्मनाक नाकामियों पर खुदकुशी कर चुका होता। माजी के वाकयात में तुम्हारे लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं है। ओवर। तकरीर करने के बजाय असल मकसद पर आओ। मेरा वक्त बहुत कीमती है। ओवर। अखबारात में मेरे खिलाफ किसके इशारे पर जहर उगला गया है। ओवर। इश्तिहार छपवा दो, जो भी होगा तुम्हारे सामने आकर खुले दिल से मुआफी मांग लेगा। ओवर। यह सब तुम्हारे और वीरा की साजिश मालूम होती है, क्योंकि एलिस गोम्स तुम्हारे कब्जे में थी। बेशतर कहानी इसी की फराम की हुई मालूम हो रही है। ओवर। तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, फिर अब क्या किया जाए। ओवर। मैंने सुलगा देने वाले अंदाज में पूछा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तुमको च्योंटी की तरह मसल दूंगा। वो एकदम ही अपने आपे से बाहर हो गया। तुम अपनी सारी पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को अपने साथ लेकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब यहाँ एक बड़ी तबाही नाजल होगी और उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। ओवर एंड ऑल। मैंने ऑपरेटर साफ करके मेज पर रख दिया और सिगरेट सुलगाने में मसरूफ हो गया। ये एक शिकस्त खोरदा शख्स की बेमकसद काल थी। अव्वल खान पुरख्याल आवाज में बोला। हाँ, उसकी बातें बेरब थी। मैंने कहा। आखिरी धमकी भी मायूसी का नतीजा मालूम हो रही थी। इस धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अव्वल खान पहलू बदल कर बोला। अपनी नाकामी पर झुंझलाकर वो शहर में कोई बड़ी तकरीबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके सद्दबाब के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वो इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तुम इन लोगों को मुतवक्का खतरे से आगाह कर सकती हो। मेरे लिए अहम बात ये सामने आई है कि रास अलमैंडा ने अपनी गुफ्तगू में सागा का कोई हवाला नहीं दिया। वीरा की इस फिक्र ने मुझे चौंका दिया। वो ताज़ा तरीन वाक़या था। अगर रास अलमैंडा को इसका इल्म हो चुका होता तो किसी न किसी हवाले से इसका जिक्र जरूर करता। मुझे सागा के पास से वापस आए हुए काफी देर गुजर चुकी थी। अव्वल खान के आदमियों के वहां पहुंचने से पहले सागा के पास इतना वक्त था कि वो रास अलमैंडा को आगाह कर सकता था। शायद अभी तक सागा और रास अलमैंडा का राब्ता नहीं हुआ, वरना यह जिक्र जरूर आता। मैंने कहा। एक एतबार से यह अच्छा ही हुआ। अव्वल खान बोला। रास अलमैंडा का इल्म है कि उसे किसी और सम से भी घेरने की कोशिश की जा रही है। अगर सागा हाथ आ जाता है तो हम रास की बेखबरी में इस तक पहुंच सकते हैं। दूसरा इम्कान इतना खुशगवार नहीं बल्कि परेशान कुन है। मैंने सोचते हुए कहा। वो क्या? दोनों की जुबानों पर बैक वक्त वही एक सवाल आया था। सागा ने मोहलत मिलने के बावजूद अपने आका को मेरी आमद की इतला नहीं दी है। इसका एक ही मतलब यह हो सकता है कि उसे रास अलमैंडा से राब्ते के जरिए का सिरे से इल्म ना हो। हद यह हो सकती है कि उसके पास रास अलमैंडा की कमीनगाह का फोन नंबर तक न हो। जरूरत पड़ने पर रास अलमैंडा ही उसे फोन करता हो। मैंने कहा। बातों में वो किस्सा रह ही गया। तुमने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि तुमने सागा का खोज कैसे निकाला और फिर तुम्हारे साथ वहां क्या वाकयात पेश आए। अव्वल खान ने चौंक कर कहा। एक मिनट। मेरे बोलने से पहले गजाला ने हाथ उठाकर कहा। वो किस्सा चल पड़ा तो मेरी बात जहन से निकल जाएगी। हमने रास की लाइल्मी के बारे में दो मफरूजा नुक्ते सोच लिए हैं। इनके दरमियान भी एक सूरत हो सकती है। यानी मुमकिन है कि छमिया की चलाई हुई गोली ने सागा को इस बुरी तरह जख्मी किया हो कि उसे रास अलमैंडा को खबर देने का होश ही न रहा हो और उसे उजलत में अस्पताल वगैरह मुंतकिल कर दिया। क्यों? तुम ठीक कह रही हो। वीरा ने तारीफी लहजा में उसकी तायद की। तुम्हारी इस बात से ये इम्कान भी नजर आ रहा है कि कहीं छमिया की गोली सागा के लिए जानलेवा साबित न हुई हो। वो मर गया तो डैनी की भाग दौड़ रायगाह जाएगी। हमारे सामने सिर्फ डेरेदारनी की बेटी रह जाएगी। वो दोनों हमारे लिए बिल्कुल बेकार है। मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा। गजाला और वीरा के उठाए हुए नकात ने मुझे ज़हनी उलझन में मुब्तला कर दिया था। मैं इस वक्त बहुत सी बातें समझने से कासिर हूँ। तुम अपना किस्सा सुनाओ। अव्वल खान ने मुझे टोका। मैंने बहुत इख्तिसार के साथ अव्वल खान को सब कुछ बता दिया। उसने बहुत से सवालात किए और पूरी कहानी समझ लेने के बाद बोला। मैं तो जहांगीर को बिल्कुल नकम्मा और बोधा समझता था, लेकिन वो बहुत काम का आदमी निकला। हैरत है कि बरसों बाद भी उसे सागा के बारे में अहम तरीन मालूमात हासिल थी। वो यही रो रहा था कि गारमेंट्स फैक्ट्री खत्म हो जाने से उसका एक ठिकाना उजड़ गया। मैंने कहा। वो बाकायदगी से दफ्तर जाता रहता तो हर अच्छे बुरे लोगों से फोन पर राब्ता जरूर रखता था। अब वो हर एक से तकरीबन कट कर रह गया और हमारी तरह रुपोशी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये बुरा दौर भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। अव्वल खान ने पुरउम्मीद लहजे में कहा। हमारी आज़ादी का दौर शुरू होने से पहले वीरा यहाँ से जा चुकी होगी। गजाला बोली। मजबूरी है। वीरा अपने शाने उचकाकर बेपरवाही से बोली। वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं रास अलमैंडा का अंजाम अपनी आंखों से देख सकूं। इस बार मुझे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। फोन की घंटी बजी और अव्वल खान ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसने धीमी आवाज में कुछ कहा, फिर खामोशी से फोन करने वाले की बात सुनता रहा। मेरी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि फोन उसी के आदमी का था। अव्वल खान के चेहरे के तासरात में कोई तब्दीली न पाकर मुझे अंदेशा होने लगा कि सागा गायब हो चुका था। सागा की कमीनगाह मुकफ्फिल है। अव्वल खान ने टेलीफोन पर अपनी गुफ्तगू खत्म करने के बाद हमें आगाह किया। अंदर किसी जी रूह का वजूद नहीं है, लेकिन ड्राइंग रूम के कालीन पर ताज़ा खून का एक बड़ा सा दाग नुमा है। शायद गजाला का अंदाजा दुरुस्त है कि लड़की की चलाई हुई गोली ने सागा को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, लेकिन वो सब कहाँ गायब हो गए। अगर वहां सागा की लाश नहीं है तो उसे किसी करीबी अस्पताल में होना चाहिए। गोली के जख्म से इतना खून बह जाने के बाद कोई अहमक भी उसे घर में नहीं छुपाएगा। इसी समत में काम हो रहा है। यदि कि एम्बुलेंस एक घर में आई थी, जिसकी वजह से खासे लोगों की तवज्जो उधर मबजूल हो गई थी। एम्बुलेंस एक जख्मी को लेकर चली गई। चंद मिनट बाद ही वहां से एक कार में 2 औरतें बदहवासी के आलम में कहीं रवाना होगी। जवान औरत कार चला रही थी।
दूसरी उसके साथ बैठी हुई थी। लोगों से मालूम हुआ कि दहशत से दोनों औरतों के चेहरे जर्द पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे आदमी की रिपोर्ट अधूरी है, अभी तलाश जारी है, वीरा बोली। अव्वल खान की दोहराई हुई बातें मेरे जहन में गर्दिश करने लगी। मैं चमिया के फायर करते सागा की कमीनगाह से फरार हो गया था। इलाके में रहने वालों ने अपने कुर्बो जवार में वक्फे वक्फे से 3 फायरों की आवाजें सुनी, लेकिन समत या मकाम का तयन नहीं कर सके। छमिया या जमर्द के फोन पर एम्बुलेंस आई तो लोगों ने समझ लिया कि फायरिंग इसी घर में हुई थी। सागा के जख्मी हो जाने पर दोनों औरतें बदहवास थीं। उन्होंने सागा को मुलाजिम के साथ एम्बुलेंस में रवाना कर दिया। उन्होंने यकीनन यही कहा होगा कि वो अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचेंगी, मगर मुझे इसमें शुबा था। सागा मेरे हाथों नहीं छमिया की चलाई हुई गोली से जख्मी हुआ था। उसके दिल में जोर था, वो जानती होगी कि उसने अस्पताल का रुख किया तो पहले मेडिकल लीगल अमला और फिर पुलिस कड़ी चिरा करेगी और ओपन से आएगी। वैसे तो इखलाकी जराइम के हर अड्डे को अपने इलाके की पुलिस के बाद बदउनवान एहलकारों की सरपरस्ती हासिल होती है, लेकिन जब यही लोग किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस हो जाएं तो इनके वर्दी पोश आशना इनसे आंखें बता लेते हैं और थानों में बहुत बेरहमाना सलूक करते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश के दौरान में मुश्तबा मुलजिमों पर तशद्दुद जरूर करती है, मगर इसमें मुलजिमों के तबकाती फर्क को बड़ी हद तक मलहूज रखती है, जिनका ताल्लुक ही इखलाकी जराइम के किसी अड्डे से हो। इनके साथ ऐसी किसी रोरायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आसार बता रहे थे कि इस वक्त सागा सिविल या जना अस्पताल में बड़ा तिब्बी इमदाद का इंतजार कर रहा होगा। इसकी दाहिस्ता अपनी माँ समेत अपने पुराने ठिकानों पर रुपोश हो गई होगी, जहाँ चारों तरफ इन दोनों के हम नफ्स, हमदर्द और मददगार बसे हुए थे। मेरे लिए औरतें बेवकत थीं। इस वक्त सागा पूरे खेल का कलीदी किरदार था। वीरा और अव्वल खान में बातें होती रही। मैंने अपना तजिया मुकम्मल करके इनकी गुफ्तगू में दखल दिया तो अव्वल खान ने बताया कि शहर के वही 2 सरकारी अस्पताल उसके आदमियों की नजरों में थे जो मेरे ज़हन में आए थे। सागा इस वक्त एक मेडिको लीगल केस है। तुम्हारे आदमी शायद इसे आसानी से अपनी तहवील में ना ले सके। इसके होठों पर मानी के इस तबस्सुम बिखर गया। उसने कहा, यह बात तुम मेरे बारे में कहते तो ज्यादा मुनासिब होता। मैं अस्पताल जाऊं तो वाकई ज़ाब्ते और तरीके के चक्रों में फंस कर रह जाऊंगा। फील्ड में रहकर काम करने वाले फोर्स के आदमी इस हुनर में ताक हैं। वो अपने बड़ों के जाहो जलाल का हव्वा दिखाकर हर काम निकाले थे। इन्होंने सागा को तलाश और फिर हासिल कर लिया तो कहाँ ले जाएंगे? स्टेशन 4 ही ले जाना होगा, क्योंकि शहर में हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। तुम भूल रहे हो, नादरा का मकान अभी तक खाली पड़ा हुआ है। सखी मुराद को वहीं रखा गया था। यह अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। वो खुश होकर बोला, सागा तक पहुंचने के बाद वो लोग अस्पताल से मुझे फोन करेंगे तो मैं इन्हें नई हदायत दे दूंगा। इनमें से एक आदमी सखी मुराद के साथ नादरा के घर पर रह चुका है। वो बेचारी तो ऐसी गायब हुई है कि अब फोन भी नहीं करती, गजाला बोली। डैनी ने उसकी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। अब वो किस लिए फोन करेगी? वीरा ने कहा। वो एक अच्छी मगर सितम रसीदा औरत थी। गैरी हार्ट और जेफ मिलर को शायद इसी की बद्दुआएं ले डूबी, वरना वो कभी भी ऐसे अलमनाक अंजाम से 2-4 न होते। रासल मैंडा ने उनकी सारी उम्र की कारकर्दगी पर पल भर में स्याही फेर दी थी। हो सकता है कि अब तक वो मारे जा चुके हों। अव्वल खान ने राय जाहिर की। यह हैरत की बात है कि शहर की हर अच्छी और मजलूम औरत डैनी से जरूर टकराती है। वीरा ने गजाला से मुखातब होकर इस्तज़ाइया अंदाज में कहा, डैनी को जनाना यतीम खाना खोल दे तो वो बहुत चलेगा। वो तीनों ही मिलकर हंसने लगे। मेरे पास वीरा की इन बेसुरोपा बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं खिफत अमीज मुस्कुराहट के साथ इनकी हंसी में शरीक हो गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान शाह भी फातिहाना शान से लौटा है। उसने आते ही अपनी जेब से भीम गन निकालकर मेरे हवाले कर दी और अपने दोनों कान पकड़कर छत की तरफ देखते हुए बोला, तौबा मेरे बाप की तौबा जो अब तुमसे पूछे बगैर कभी भीम गन को हाथ लगाऊं। गाड़ी को भी इसी दिन उठना था जब मैं भीम गन इसमें रख कर भूल गया था। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर गिरा लिया। अच्छा हुआ तुम चले गए और गाड़ी मिल गई, वरना हम इस वक्त भी कोफ्त में मुब्तला रहते। आदमी से भूल चूक हो ही जाती है। भीम गन चली जाती तो चंद रोज के बाद हमें खुद ब खुद सब्र आ जाता। यह हथियार हमेशा से तो मेरे पास नहीं था। इसके बगैर भी हम जिंदगी गुजार रहे थे। रात तुम देर से आए, सुबह की गुमशुदगी का मसला खड़ा हो गया। फिर गाड़ी की तलाश का सिलसिला चल पड़ा। वीरा ने दिलचस्पी के साथ सुल्तान शाह से कहा, तुमने अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात की तफसीलें नहीं सुनाई? या किसी को मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं है? मेरा ख्याल था कि मैं वहां से खासी गर्मा गर्म खबरें लाया हूँ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मुझे कैसे आदमी का पता चला है जो बोलते हुए अपने दोनों कान हिलाता है। इस वक्त तक सागा के बारे में होने वाली कमोबेश सारी बातें सुल्तान शाह के इल्म में थी, मगर सागा के कान हिलने वाली बात से वो बेखबर था, क्योंकि सागा की इस ऐब या खूबी का तस्करा मेरे और जहांगीर के दरमियान हुआ था। इस बात से कोई भी बाखबर नहीं था। तुम्हारे दोस्तों ने आदमी नहीं खच्चर या गधा देख लिया होगा। वीरा ने उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहा, वही दोनों जानवर रेंगते हुए अपने कानों को हर तरफ हिलाते रहते हैं ताकि अपनी आवाज के सोजो गुदाज से खुद भी लुत्फानंदोज होते रहें। अव्वल खान की बेसाख्ता हंसी छूट गई। सुल्तान शाह के बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर मैंने वीरा को घूरा और कहा, इस वक्त तुमने निरी जहालत का सबूत दिया है। सुल्तान शाह की हर बात ही बेमगज और लघु नहीं होती। तो फिर तुम में से कोई मुझे अपने कान हिलाकर दिखाए। वो सीना तान कर घुराई। मैं मान लूंगी कि सुल्तान शाह बेपर के नहीं आंक रहा। उसकी बात में कोई ना कोई वजन है। बक बक मत करो, मुझे गुस्सा आ गया। तुम एक अहमकाना मुतालबा कर रही हो। निर्लया जी की तेजी पर अव्वल खान की हंसी यकबयक थम गई।
वीरा ने तहम्मुल से काम लेने के बजाय जारहाना तेवरों के साथ कहा, तुम पूरे शहर में ऐसा आदमी ढूंढ कर दिखा दो जो बोलते हुए अपने कान हिलाता है तो मैं अमेरिका जाने का इरादा तर्क कर दूंगी। उसने अपनी गुफ्तगू के दौरान में हक लाते हुए लम्हा भर के लिए किसी जानदार शर्त के बारे में सोचा और फिर बात मुकम्मल कर दी। वीरा की शर्त सुनते ही मेरा दिल खुश हो गया। सुल्तान शाह की बात पर उसने खुद ही बदमज़गी फैलाई थी और फिर खुद ही एक मजबूत ट्रैप में फंस गई थी। फिर तुम अपने सफरी कागजात ज़ाया कर दो, मैंने अपनी खुशी का इजहार किए बगैर खुश्क लहजे में कहा। सागा जब बात करता है तो उसके दोनों कान खुद ब खुद हिलने लगते हैं। जहांगीर को इसका नाम याद नहीं आया था। इसने इसी खूबी या खामी के हवाले से सागा को पहचान कर अपनी मालूमात का इजहार किया था। गए दिनों में उसके बेतकल्लुफ साथी उसे डन हिल सिगरेट के वजन पर कन हिल कहा करते थे। रफ्ता रफ्ता वो प्रिंस सागा ही कहलाने लगा। मेरे सिंह शाह पर सब हैरान रह गए। वीरा का चेहरा उतर गया और वो कमजोर आवाज में बोली, मैं नहीं मान सकती, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या है, तो पकड़ा जाएगा तो तुम खुद देख लोगी कि वो कोई खच्चर जगदा नहीं बल्कि सागा है। मेरा ख्याल है कि अपने चेहरे के अजलात में किसी पैदाइशी नुक्स की वजह से बोलते हुए उसके कान हिलते हैं। तुम जोश में आकर शर्त हार चुकी हो। हैरत है कि जो काम हम सब अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद नहीं कर सके वो सागा के जिक्र ने कर दिखाया। गजाला ने उस दिलचस्प मोड़ पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा, बिला वजह उछलने की जरूरत नहीं। वीरा नागवारी से बोली, डैनी पेशावर जवारी की तरह अंती चाल चलने का आदी है। मैं सबूत सामने आने तक इसकी किसी बात का एतबार नहीं कर सकती। अगर डैनी सच्चा है तब भी ये ना भूलो कि इस वक्त सागा शदीद जख्मी है। हो सकता है कि हमारे सामने आने से पहले ही वो जहन्नुम हासिल हो जाए और हम में से कोई भी उसके हिलते हुए कानों को ना देख सके। अपनी जरा सी सुरखरुई के लिए हमें इतनी बड़ी बद्दुआ ना दो। अव्वल खान का रहा रास अलमैडा के खिलाफ इस वक्त सागा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और हमारे हाथ आने से पहले मर मरा गया तो बड़ा नुकसान होगा।